दोस्तों, YouTube पर मेरी काव्य यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह कॉलेज के दिनों में काका हाथरसी से प्रेरित होकर हमने हास्य कविताएं लिखी थी और एक नया शौक पैदा हुआ था। लेकिन उसके बाद 25 साल तक हम घर गृहस्थी में इस तरह से व्यस्त रहे कि उसके बारे में भूल गए। उसके बाद दोबारा ख्याल आया 2005 में, जब आपने देखा होगा टीवी पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था। उसको उसमें हमने देखा कि किस तरह एक डॉक्टर भी मंच पर खड़ा होकर लोगों का मनोरंजन कर रहा था। तो उनको देखकर हमें भी याद आ गया कि कभी हम भी कविता लिखते थे। तो उसके बाद हमने फिर से कविता लिखनी शुरू की। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि दिल्ली आज तक एक चैनल था, है अभी भी शायद मेरे ख्याल से, उस पर एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया था जिसका नाम था दिल्ली हंसोड़ दंगल। तो भाई, हमें पता चला कि वो उसके लिए एक ऑडिशन करना चाह रहे हैं जिसमें लोगों को बुला रहे हैं। इसी तरह का कॉमेडी प्रोग्राम था, तो हम उसमें चले गए। जाकर हमने अपना नाम लिखाया, लेकिन सिर्फ माहौल देखकर वापस आ गए। भाई, 2-4 दिन बाद ही हमारे पास फ़ोन आया कि सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए नाम लिखवाया था। मैंने कहा हाँ भी लिखवाया तो था, कुछ गलती हुई क्या? बोले नहीं नहीं सर, आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आपको फाइनल्स के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। मैंने कहा कमाल है, सीधे फाइनल्स में ऑडिशन होगा? बोले नहीं सर, आप समझे नहीं, आपको ऑडिशन के लिए नहीं, ऑडियंस के लिए सेलेक्ट किया गया है। मैंने कहा भाई, तो ये कहो ना कि फ्री में तालियां बजाने के लिए बुला रहे हो। खैर दोस्तों, हम गए, हमने जाकर तालियां बजाई और इत्तेफाक देखिए कि उसके अगले साल हमने जिनके लिए तालियां बजाई थी, उन्होंने हमारे लिए तालियां बजाई। यानी अगले साल जब वही प्रोग्राम दोबारा हुआ, उसके लिए फिर ऑडिशन लिए गए। तो उसमें हम जब गए, तो करीब 150 के करीब लोग उसमें आए हुए थे जिन्होंने ऑडिशन दिया था। उस 150 में से उन्होंने 10 लोगों को सेलेक्ट किया, जिसका नोएडा स्टूडियो में जाकर लाइव प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था और ये कंपटीशन के रूप में था। और इत्तेफाक की बात है कि उसका फर्स्ट प्राइज़ हमें ही मिला था। उस समय हमने एक कविता सुनाई थी, जो पहली कविता लिखी थी, काफ़ी हद तक वो पहली कविता थी जो सुनाई थी, जिसके आधार पर हमें इसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था। हालाँकि इसके बाद हमें महसूस हुआ कि कहीं ये काठ की हांडी तो नहीं थी। वैसे काठ की हांडी कहते हैं एक ही बार चढ़ती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद अगले साल ही क्या हुआ, 2008 की बात है ये, अगले साल ही एमटीएनएल परफेक्ट हेल्थ मेला में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कंपटीशन के रूप में था। नव कवियों की कुश्ती। हमने सोचा चलो इसमें जाकर हाथ आजमाया जाए। तो उसमें हमने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। उसमें दिल्ली एनसीआर के करीब 22 कवि, उसमें नव नव कवि उसमें आए हुए थे और मैंने वही कविता वहाँ भी सुनाई। लेकिन जब वहाँ भी फर्स्ट प्राइज़ मिला, तब हम समझे कि भाई बंदे में कुछ दम है। उस कविता का शीर्षक था सिक्स पैक एब्स। अब शुरू-शुरू में जब मैंने ये कविता सुनानी शुरू करी, तो लोगों को इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आता था कि सिक्स पैक एब्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, एक फ़िल्म आई थी 2007 में, ओम शांति ओम, जिसमें शाहरुख खान ने पहली बार सिक्स पैक एब्स दुनिया को दिखलाए थे। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मैंने उससे पहले हिंदुस्तान टाइम्स के ब्रंच में शेखर सुमन को देखा था, जिसने सिक्स पैक एब्स अपने प्रदर्शित किए थे। बाद में पता चला कि 1987 में एक फ़िल्म आई थी जज़्बा, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने सिक्स पैक एब्स बनाए थे। हालाँकि वो आज तक कभी किसी को शायद पता नहीं होगा, लेकिन हम सब ओम शांति ओम में शाहरुख खान को देखकर ही जानते हैं कि सिक्स पैक एब्स। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आया था कि ये सब है क्या मामला। तो मैं आपको बता दूं कि सिक्स पैक एब्स बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है हमारे शरीर में, जिसमें हम एक्सरसाइज और डाइटिंग के द्वारा अपने शरीर का सारा फैट निकाल देते हैं और हमारे शरीर में हड्डियों के ऊपर रह जाती हैं सिर्फ मसल्स, जो एक तरह से कहना चाहिए कि विजिबल होती हैं। एक एक मसल आप देख सकते हैं। खैर, ये बहुत साधना है, बहुत कड़ी साधना है, जिससे हमारे आजकल ये बहुत फैशन हो गया है। और अब तो मेरे ख्याल से फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या, आम जनता में भी आजकल के युवा जो हैं वो सिक्स पैक एब्स जिम में जाते हैं और इस तरह की एक्सरसाइज करके सिक्स पैक एब्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लेकिन उस समय जो कविता लिखी थी, वो आज भी मुझे जब सुनाता हूँ या खुद भी सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ। आजकल सर्दियों में जैसे क्रिकेट का सीज़न है, अभी हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में हार कर आई है। अफ़सोस ये है कि हार कर आई है ऑस्ट्रेलिया से।
ऑस्ट्रेलिया के नाम से मुझे एक किस्सा याद आता है, अब मैं आपको बताऊं, और ये एक बहुत ही अजीब घटना है जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन उसको सुनाने से पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो बातें हैं ये मेरे ख्याल से दुनिया में शायद ही कोई और बता पाए। आप सुनकर खुद ही हैरान रह जाएंगे कि देखिए इस तरह से भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल हमें क्रिकेट का इतना शौक था, लेकिन सिर्फ कमेंट्री सुनने का, देखने का तो कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि दिल्ली के क्रिकेट स्टेडियम में इतनी सीट थी नहीं कि वहाँ पे आसानी से मिल पाती। जब भी हम देखते वो सीटें फुल हो जाती थी, और 10-15 हज़ार की टिकट खरीदना हमारे बस की बात नहीं थी। तो आज तक हम बहुत ही कभी ऐसा हुआ कि वहाँ जाकर मैच देख पाए। लेकिन कमेंट्री सुनने का इतना शौक था। उन दिनों में एक छोटे से पॉकेट ट्रांजिस्टर होते थे, सब उसको कान में लगा के इस तरह से सब सुनते रहते थे। हमें भी बहुत ज़्यादा शौक था, और उस शौक का ही परिणाम है देखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1969 1969 में नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की एक टीम इंडिया में आई थी, भारत में आई थी क्रिकेट मैच खेलने के लिए। 5 टेस्ट की वो श्रृंखला थी, जिसका तीसरा टेस्ट दिल्ली में खेला गया था, फिरोजशाह कोटला मैदान में। 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक होना था, लेकिन 4 दिन में ही निपट गया था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में बेदी और प्रसन्ना ने 5-5 विकेट ली थी। पहली पारी में दोनों ने 4-4 विकेट ली, दूसरी पारी में 5-5 विकेट ली थी। और उसके बाद भारत को जीतने के लिए महज 107 रन चाहिए थे, जो उन्होंने 3 विकेट खोकर ही बना लिए थे। और इस मैच की खास बात ये थी कि इसमें चौथे दिन जब मैच शुरू हुआ और दूसरी विकेट गिरी, तो बेदी जो कि उस समय टीम के कप्तान थे, वो खुद खेलने आए, और आते ही उन्होंने 3 छक्के लगाए और 20 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह से लेकिन वो मैच इंडिया ने जीता था। अब जो विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि उस ऑस्ट्रेलिया टीम के उन दिनों में किसी भी मैच के लिए 13 खिलाड़ियों का टीम अनाउंस की जाती थी, 13 प्लेयर्स की, जिसमें से 2 एक्स्ट्रा के रूप में काम करते थे। तो वो जो 13 प्लेयर्स हैं, जो 13 प्लेयर थे उस समय जिनके नाम घोषित हुए थे, वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। लॉरी स्टैकपोल, चैपल, सीहन, वॉल्टर, सेरपत, कोहली, मिकजी, टेबर, ग्लिसन, फ्रीमैन, मैने, मैलेट। अब शायद आपकी समझ में कुछ नहीं आया होगा, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा सा और धीरे बोलता हूँ। फिर सुनिएगा कि लॉरी स्टैकपोल, चैपल, सीहन, वॉल्टर्स, रेडपथ, कॉनली, मैकेंजी, टेबर, ग्लिसन, फ्रीमैन, मैने, मैलेट। अब ये नाम मेरे को कैसे याद हुए? सिर्फ और सिर्फ कमेंट्री सुन सुनकर। अब मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ। लॉरी यानी कि बिल लॉरी उस टीम के कप्तान थे, और ओपनर्स के साथ ओपनर जो कीथ स्टैकपोल वाज द ओपनर के साथ वो ओपनिंग करने आते थे। तो लॉरी, स्टैकपोल, चैपल जो था, इयान चैपल ब्रदर्स में से सबसे बड़े वो थे। 3 भाई, आपको पता है चैपल 3 ब्रदर्स थे जो क्रिकेट में तीनों आए थे खेलने के लिए, लेकिन उसमें से इयान चैपल वाज द एल्डेस्ट। तो इयान चैपल के बाद पॉल सीहन मुझे बड़े अच्छे से हैंडसम से लगे थे, बिल्कुल इंडियन जैसे फीचर्स थे उसके। उसके बाद थे डग वॉल्टर्स, एंड देन वॉल्टर्स, लॉरी स्टैकपोल, चैपल, सीहन, वॉल्टर्स, रेडपाथ, इयान रेडपाथ। तो ये 6 बैट्समैन थे जो इसी क्रम में बिल्कुल बैटिंग करने आए थे। उसके बाद कॉनली एंड मैकेंजी उनके फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स होते थे, एंड ग्लिसन एंड फ्रीमैन वो सेकंड लाइन फास्ट बॉलर्स थे। उसमें फ्रीमैन जो था इस मैच में नहीं खेले थे, और मैन एंड एशली मैलेट ये 2 जो थे ये दोनों उनके स्पिनर्स थे। उस मैच में एशली मैलेट जो है ना वही खेले थे, और काफ़ी देर तक चले थे, काफ़ी नाम था उनका। तो ये 13 प्लेयर्स थे, जिसमें से 11 प्लेयर्स जो खेले थे बिल्कुल बैटिंग ऑर्डर में। आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। एक बार फिर सुनिएगा। लॉरी स्टैकपोल, चैपल, सीहन, वॉल्टर्स, रेडपथ, कॉनली, मैकेंजी, टेबर, ग्लिसन, फ्रीमैन, मैलेट। तो दोस्तों इसके साथ अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए 6 पैक ऐप सुनने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो तक। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, और देखते रहिए डॉक्टर कवि का चैनल। थैंक यू सो मच।